हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन। बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी से। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ा था कि पौधों के लिए पानी का इम्पोर्टेंस क्या होता है। आज हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है उसमें ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है और इनके बीच का जो एंगल बनता है वो 105 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे जब भी कोई नया वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ेगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसी बॉन्ड की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि वाटर जो है वो एक एक्सीलेंट सोलवेंट होता है, यानी कि अच्छा विलायक होता है। सबसे बढ़िया जो विलायक है वो वाटर को मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आसानी से घुल जाती है। तो जो पोलार मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे एक नाम आया पोलार मॉलिक्यूल्स। पोलार मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव साइड भी हो और जिसके ऊपर पॉजिटिव साइड भी हो, वो मॉलिक्यूल पोलार मॉलिक्यूल कहलाते हैं। यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये भी एक पोलार मॉलिक्यूल है। तो पोलार मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आसानी से जल में घुल जाते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, पोलार मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से जल में घुल जाते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि जल से स्नेह करने वाले मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलार नहीं होते हैं या जो नॉन पोलर होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइड प्रेजेंट नहीं होती है, वो मॉलिक्यूल पानी में नहीं घुलते हैं। एक पोलार मॉलिक्यूल का सबसे बढ़िया एग्जांपल NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो Na और Cl माइनस में टूट जाता है। Na प्लस और Cl माइनस में इसका वियोजन हो जाता है, ये टूट जाएगा। अब जो Na प्लस होता है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो Na जो होता है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, Cl जो होता है वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। और बाकी के जो जल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके चारों तरफ में क्या करते हैं, एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, बाकी के जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो सोडियम क्लोराइड के चारों तरफ में क्या करेंगे, एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। इस जाल की वजह से क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड के जो आयन होते हैं वो वापस जुड़ नहीं पाते हैं और आसानी से फिर ये प्रेसिपेट नहीं हो पाते, अवक्षेपित नहीं कर पाते हैं हम इन्हें आसानी से। इसीलिए क्या होता है कि जो जल के अंदर सोडियम क्लोराइड जो होता है वो घुला हुआ रहता है। दूसरा, जल में हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है ना, उच्च विद्युत स्थिरांक होता है जो NaCl को जुड़ने नहीं देता और NaCl जो होता है वो पानी में घुला रहता है। दूसरी जो विशेषता होती है या दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो होती है कि वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, हम जो कंपाउंड्स पढ़ते हैं जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो कैसे पता चलता है कि ये सॉलिड है, ये गैस है या ये लिक्विड है, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट से पता चलता है। तो जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा वह सॉलिड होगा और कम होगा तो वह गैस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जो जल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 है। ठीक है, मीथेन का 16 है, इथेन का 30 है, प्रोपेन का 44 है, ब्यूटेन का 58 है और CO2 का 44 है। तो यहाँ पे मीथेन को छोड़कर बाकी के जो है वो सभी गैस स्टेट में रहते हैं, गैसीय अवस्था में। जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और जो CO2 है वो गैसीय अवस्था में रहती है ये चारों, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा होता है, ज़्यादा है। जल की तुलना में इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है।
और हमने पढ़ा है कि जितना मोलिकुलर वेट कम होगा वो पदार्थ गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो आप कि जल का जो मोलिकुलर वेट है वो 18 है, यानी कि इन सब से कम है। लेकिन फिर भी जल को क्या गैस स्टेट के अंदर होना चाहिए, लेकिन फिर भी जल जो होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। ठीक है ना, जल का मोलिकुलर वेट कम है तो उसे गैसीय अवस्था में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जल जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से बांध कर रखते हैं। ठीक है, जल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं जो कि हाई अट्रैक्टिव फोर्स देते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल को टूटने नहीं देते, और पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट के अंदर बना रहता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज है वाटर की कि वाटर जो होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में रहता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। आसंजक और सहसंजक बल बोलते हैं इसको। कोहेसिव फोर्स जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे हम किसी सरफेस पे पानी की बूंद डालते हैं तो जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल हो जाती है, गोल हो जाती है। ये फ्लैट क्यों नहीं होती है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से अटैच रहते हैं कि जब भी हम किसी सरफेस पे वाटर की ड्रॉप डालते हैं या पानी की बूंद डालते हैं तो वो फ्लैट नहीं होकर गोल हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो ड्रॉप को फ्लैट नहीं होने देते। दूसरा एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स जो होता है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, और एडेसिव फोर्स के कारण ही वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो सेल वॉल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कोशिका भित्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्रोटीन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन दोनों फोर्स के कारण ही क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब बहुत सी पतली सी नलिका में से जल जो होता है, पानी की बूंद जो होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है। कैपिलरी एक्शन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कोहेसिव और एडेसिव फोर्स होते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो हाई स्पेसिफिक हीट, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा। अब ये हाई स्पेसिफिक हीट क्या होती है, या जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम H2O टू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम H2O का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है या जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, 1 ग्राम H2O का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक जो कंपाउंड होते हैं उनकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो अलग अलग होती है। इसी तरह जल की जो विशिष्ट ऊष्मा या जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये काफ़ी ज़्यादा क्यों होती है? H2 की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है उसको बढ़ने नहीं देते हैं। अतः जब भी हम शुरू में टेम्परेचर देते हैं या ऊष्मा देते हैं, जब पानी को हम गर्म करते हैं शुरू में, तो जो शुरू की ऊष्मा होती है या जो स्टार्टिंग एनर्जी होती है वो जो हीट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो जाती है, उसी में चली जाती है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं तब वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और तब जाकर जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। इसी वजह से क्या होता है कि जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये इसमें हमने जल डाल रखा है, और जब भी हम इसको गर्म करते हैं, जब भी इसको गर्म करेंगे तो शुरू की जो एनर्जी होती है वो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो जाएगी। और शुरू में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट, गति करना। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो शुरू में जब हम एनर्जी देते हैं तो इतनी गति नहीं करते।
जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाएगा, तब वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है और पानी जो होता है वो गर्म होना चालू हो जाता है। तो शुरू की जो ऊष्मा होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो जाती है, और बाद की जो ऊष्मा होती है वो पानी को गर्म करने में काम आती है। इसीलिए जल की जो स्पेसिफिक हीट होती है या जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, हाई हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो जब हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ेगी, और बढ़ने से क्या होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद पानी जो होता है वो उबलना चालू करता है, यानी कि उछलने लग जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।